हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो दोस्तों, यानी लेखांकन क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं, यानी बुक कीपिंग और लेखांकन में अंतर क्या है। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली सभी यूनिवर्सिटियों में पूछा जाता है। दोस्तों, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड अकाउंटिंग साइकिल, यानी कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग साइकिल से आप क्या समझते हैं। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, यानी कि लेखांकन की अवधारणा और परंपराएं ये क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है डबल एंट्री सिस्टम और आल्सो टेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं और विभिन्न प्रकार के खातों को समझाइए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेल स्टडी भी कराएंगे। तो अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग होता क्या है, तो दोस्तों अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, उनको क्लासीफाई करता है, उनको समराइज करता है इन टर्म ऑफ मनी, ताकि हम इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए। उसके अलावा जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको महत्वपूर्ण सूचनाएं अवेलेबल कराना, इस तरह के बहुत सारे हमारे एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव हैं। अगर हम बात करें कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो देखिए बुक कीपिंग, बुक और कीप दो शब्द से मिला हुआ है। बुक कीपिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग बुक में ट्रांजैक्शन को लिखना, ठीक है। तो आप बुक कीपिंग, और जहाँ से बुक कीपिंग का काम समाप्त होता है, एंड होता है, वहाँ से अकाउंटिंग का काम दोस्तों स्टार्ट हो जाता है। तो बुक कीपिंग कोई भी जो लोअर लेवल का क्लर्क होता है वो काम कर लेता है, लेकिन अकाउंटिंग का काम सीनियर क्लर्क के द्वारा किया जाता है। बुक कीपिंग में जो आपके प्राइमरी ट्रांजैक्शंस हैं उनको जनरल एंट्री करना, सब्सिडरी बुक में एंट्री करना, ये सारी चीज़ें बुक कीपिंग में आती हैं। लेकिन उसका बैलेंस निकालना, उसकी हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाना और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करना, ये सारा अकाउंटिंग का काम आपका होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण। तो जो लेखांकन समीकरण है वो ये बताता है कि किसी भी फर्म या बिजनेस की जो एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों इक्वल होती हैं। मीन्स क्या हुआ कि आपकी जो टोटल एसेट्स होगी वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि अगर आप कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ को ऐड कर दें तो टोटल एसेट्स बन जाएंगी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता है और दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। इसी तरह अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है दोस्तों, लेखांकन चक्र। तो लेखांकन चक्र के अगर आप जानते हैं तो देखिए लेखांकन चक्र में सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद एक बुक होती है जर्नल, उसमें रिकॉर्ड करते हैं।
रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें एक बुक होती है, क्लासीफाई करते हैं लेज़र बुक में, और लेज़र के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की हेल्प से हम लोग दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि बिजनेस के जो ऑनर हैं उनको बिजनेस के बारे में सही पोजीशन पता चल सके। तो दोस्तों ये अकाउंटिंग साइकिल है, इसको देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, यानी कि लेखांकन के समीकरण और लेखांकन के कन्वेंशन, तो अवधारणाएं, तो जो समीकरण है अवधारणाएं हैं और परंपराएं हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने पढ़ा होगा मनी मीजर कॉन्सेप्ट, यानी मुद्रा मापन की अवधारणा, बिजनेस में केवल उन्हीं की जनरल एंट्री या अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मीज़र कर सकें। कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे जितना इम्पॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, लेकिन अगर उसे हम मनी में मीज़र नहीं कर सकते हैं तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो आप मनी मीज़र कॉन्सेप्ट है, सेपरेटली एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी में क्या होता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा प्रणाली, यानी एक ट्रांजैक्शन के दो रूप होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो इस तरह के बहुत सारे आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद कन्वेंशन, तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, तो यानी कि कंसिस्टेंसी यानी कि जो रूल्स एक बार अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो तो वो कंटिन्यू होना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की परंपरा, ये कहता है कि अपने लाभों की चिंता किए बगैर भविष्य की जो हानियां हैं, लॉसेस हैं, उनकी व्यवस्था पहले से कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली। तो आपने देखा कि जो हमारे लेन देन होते हैं उनको दो रूपों में लिखा जाता है, उसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जिसका एक एस्पेक्ट डेबिट होता है तो सेम अमाउंट से दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। दोस्तों अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि जनरली दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट होता है जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल अकाउंट की बात करें तो ये तीन तरह से आपका डिवाइड हो जाता है। पर्सनल अकाउंट जैसे उसमें नेचुरल पर्सन जैसे राम, सीता, गीता, महेश। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल का मतलब जैसे इन्फोसिस कंपनी, SBI, RBI, MG PG कॉलेज, ये सारे आपके जो है आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जैसे अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये सारे आपके इस तरह के जो पर्सनल अकाउंट हैं उनके हमने क्लासिफाई किया। और जो इम्पर्सनल हैं उसमें दो अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, रियल अकाउंट में एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो रियल अकाउंट किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एसेट्स को। ठीक है। तो कोई भी एसेट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका रूल्स भी होता है जनरल एंट्री करने का कि जो भी एसेट्स आपके पास, जो भी एसेट्स या वस्तु आती है उसे डेबिट, और जो हमारे पास से जाती है वो क्रेडिट, मतलब बिजनेस के पास। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो पाने वाला है उसे डेबिट और जो देने वाला है उसे क्रेडिट करते हैं। तो रियल अकाउंट में आपने देखा कि जो एसेट्स आती है उसे डेबिट और जो बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। इसी तरह दोस्तों जो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता, अगर हम इसकी बात करें तो नाम मात्र अकाउंट में आपका जो एक्सपेंस या लॉस होता है उसे डेबिट करते हैं और जो इनकम
या प्रॉफिट होता है उसे क्रेडिट करते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक। तो देखो जर्नल क्या होता है, जर्नल जो है फ्रेंच वर्ड के जर से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है डे बुक। तो जनरली जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको डे टू डे जैसे ही होते हैं उनको एक सिस्टमेटिक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग जर्नल कहते हैं। जनरली इसमें रिकॉर्डिंग जो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज होती है। इसे हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर हम दूसरी बुक की बात करें लेज़र, तो जो लेज़र होता है वो जनरल में ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का या पर्टिकुलर चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर डेट में किसी को कितना देना है या लेना है दोस्तों। तो ये आपका लेज़र अकाउंट बन जाता है। तो लेज़र अकाउंट की तरह ही एक होती है सब्सिडरी बुक। देखिए दो जनरली छोटी फर्में होती हैं या जिनके ट्रांजैक्शन लिमिटेड होते हैं वो जर्नल बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं जिनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो जर्नल के पार्ट्स बना देते हैं सब्सिडरी बुक, यानी उनको सहायक बुक कहा जाता है। तो जनरल एंट्री न करके डायरेक्ट एंट्री सब्सिडरी बुक में कर देते हैं। जैसे आपका परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवल अकाउंट, बिल्स पेमेंट अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। इस तरह से ये आपके सब्सिडरी बुक हो जाती हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस क्या है और इसको प्रिपेयर करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो लेज़र के जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनकी हेल्प से बनाया जाता है। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जो लेज़र के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की हेल्प से बनाया जाता है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी अंकगणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसको बनाने के मेथड भी हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड। ठीक है, तो उन मेथड के थ्रू ये बनाया जाता है। तो हमारे पास टाइम कम है, जिस क्वेश्चन में आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे बताएंगे। उसके बाद है व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उच्चंत खाता हिंदी में कहते हैं। तो जनरली जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि टोटल मैच नहीं करता है। तो जब टोटल मैच नहीं करता है बहुत कोशिशों के बाद तो उसे हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और बाद में अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो सभी तरह की अशुद्धियों को नहीं बताता, वो गलतियों को नहीं पकड़ पाता। ठीक है, तो वो केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। तो इस वजह से ये अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है और जांच करने पर जब वो अशुद्धि मिलती है तो उसका रियल अमाउंट जो होता है उसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सस्पेंस अकाउंट दोस्तों बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल्टी क्या होता है और रॉयल्टी और रेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए रॉयल्टी रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो जब आप यमुना नदी से मोरंग निकालते हैं, बालू निकालते हैं, कुएं के तेल के कुएं से तेल निकालते हैं, या आप कोई बुक लिखते हैं तो जो पब्लिशर और राइटर दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है रॉयल्टी होती है। ठीक है, तो अब रॉयल्टी और रेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंस बता रहे हैं कि रेंट जो होता है वो केवल टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज किया जाता है, लेकिन जो रॉयल्टी होती है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। जो रेंट होता है उसका पेमेंट कैसे चार्ज किया जाता है, या तो एनुअल, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, यानी टाइम बेसिस पे। और जो रॉयल्टी होती है वो प्रोडक्शन के बेस पे होती है, यूनिट के बेस पे होती है, जैसे 1 टन, 2 टन, 1 किताब, 2 किताब। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा है कि व्हाट जनरल एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड और लेजी। तो जब आपने रॉयल्टी का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें 2 पार्टी होती हैं, लैंडलॉर्ड और लेजी। तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में कौन कौन सी जनरल एंट्रियां होती हैं
कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप इसको लिख लोगे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हायर परचेज सिस्टम क्या है और हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मूल्यवान महंगी वस्तुओं को वो लोग भी यूज़ करते हैं जिनके पास एकमुश्त इकट्ठा पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हायर परचेज नाम इसलिए है, हायर मीन्स किराया, परचेज क्रय और पद्धति, किराया क्रय पद्धति। इसको किराया क्रय पद्धति इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें आप ऑनर तुरंत नहीं बनते हो, ऑनर तब बनते हो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हो। ठीक है, अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते हो तो वेंडर आपकी एसेट्स को वापस ले लेगा और ये एज्यूम करेगा कि इतने दिन आपने हमारी एसेट्स को यूज़ किया, उसके बदले में ये रेंट है, इसलिए इसका नाम हायर परचेज सिस्टम है। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, तो देखिए हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों सेम तरह हैं, सेम तरह से डिप्रिसिएशन निकालते हैं, सेम तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जनरल एंट्रियां भी लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बट मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि इसमें ऑनर आप हायर परचेज सिस्टम में ऑनर बाद में बनते हो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ऑनर आप तुरंत बन जाते हो। हायर परचेज सिस्टम में अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में वेंडर आपसे एसेट्स वापस ले सकता है, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वेंडर आपसे एसेट्स वापस नहीं ले सकता, बल्कि जो अनपेड आपकी इंस्टॉलमेंट है वो आपसे कानूनी तौर से ले सकता है। ठीक है ना दोस्तों, इसी तरह तो ये आपकी जो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में है, इसमें दो पार्टी होती हैं, वेंडर एंड परचेजर। तो दोनों की बुक्स में कौन कौन सी जनरल एंट्रियां होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आपका ब्रांच अकाउंट क्या होता है, इसके टाइप क्या है, इसके मेथड क्या है। तो दोस्तों ये ब्रांच अकाउंट जनरली आपका न्यूमेरिकल का पार्ट है, तो उसको आप देखिएगा। जनरली जो है जब बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो जो है आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी ब्रांच खोलते हैं। ब्रांच आपकी फॉरेन भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है। तो फॉरेन ब्रांच जो होती है वो जो विदेशों में व्यापार भी करती है, और जो इंडियन या डोमेस्टिक ब्रांच जो केवल अपने देश में बिजनेस करती है। ठीक है, ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट भी होती हैं, स्वतंत्र और आश्रित। तो स्वतंत्र ब्रांच वो ब्रांच होती हैं जो हेड ऑफिस से तो गुड्स रिसीव करती हैं, साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर अपने आप से भी परचेज कर लेती हैं। बट जो डिपेंडेंट ब्रांच होती हैं, वो जो डिपेंडेंट ब्रांच जो हेड ऑफिस माल भेजता है, हेड ऑफिस के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रांच को भी देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉयज अकाउंट क्या है, समुद्री यात्रा खाते। तो समुद्री यात्रा खाता का क्या है, देखो जनरली समुद्री यात्रा खाता क्या होता है कि कुछ शिपिंग कंपनी होती हैं जो सिर्फ पानी के जहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक गुड्स एंड पैसेंजर को लाती और ले जाती हैं। तो जब लाते और ले जाते हैं तो उन्हें कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है और कुछ इनकम मिलती है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है। इसके डेबिट साइड में शिपिंग कंपनी के जितने एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, और जो उनको प्रॉफिट होता है, मतलब उनसे प्रॉफिट क्या होगा, या तो फ्रेट मिलेगा या पैसेज मनी मिलेगी। जनरली पैसेज मनी क्या होती है, जो पैसेंजर से किराया मिलता है। ठीक है, तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो आप लोगों को देख लेना है कि डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा। जनरली देखिए डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक, जैसे आपका डीजल लगेगा, आपका जो है पोर्ट के चार्जेस लगेंगे, एम्प्लॉइज़ की सैलरी होगी। ठीक, इस तरह के एक्सपेंसेस होंगे। और इनकम में जनरली क्या होता है कि भाई फ्रेट मिलेगा, इनवर्ड आउटवर्ड एट, उसके अलावा प्राइमेज आएगा, पैसेज मनी आएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। तो देखिए
दिवालिया क्या होता है, इंसॉल्वेंसी अकाउंट। तो जब होता क्या है कि जो कोई व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, कभी कभी क्या होता है उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं और उसके पास एसेट्स कम हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसका रेस्पेक्ट जाने लगता है। जो तगादगीर हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो पैसा मांगने के लिए उनका रेस्पेक्ट भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके पास पेमेंट देने के लिए नहीं है। तो जो पावरफुल होता है वो ज़बरदस्ती करके पैसे वसूल लेता है और बाकी लोगों को पैसा डूब जाता है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया है, इंसॉल्वेंसी एक्ट। उस इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत जब वो व्यापारी चला जाएगा तो उसे कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं करेगा, ठीक है। वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, वो आपकी सारी एसेट्स को रिवैल्यू करेगा और प्रेफरेंस वाइज सबको पेमेंट करेगा। तो किस तरह से पेमेंट करता है वो आपको देखना है। और इसमें दो एक्ट हैं, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। इसमें क्या डिफरेंस है ये पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा, इसके कुछ न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो देखिए, न्यूमेरिकल आपका फाइनल अकाउंट से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, उसके बाद एक ब्रांच अकाउंट से, एक आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट या हायर परचेज सिस्टम से आ सकता है, और रॉयल्टी से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूमेरिकल के लिए ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।